WWE की शुरुआत विंस मैकमैन के पिता विंसेंट जे मैकमैन ने 1955 में की थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद विंसेंट ने ये समझ लिया था कि प्रो रेसलिंग का बिजनेस $1 मिलियन बिजनेस बन सकता है। जब लोगों के घर में नए नए टीवी आए तब चटपटे शोज की दर्शकों को काफी जरूरत थी। उस समय बॉक्सिंग का खेल धीरे धीरे लोगों के बीच प्रसिद्ध हो रहा था, लेकिन विंसेंट को बॉक्सिंग का खेल कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस खेल को थोड़ा बदल कर इसमें खून खराबे का मसाला डाल दूं तो शायद दर्शक इसको बॉक्सिंग से भी ज्यादा पसंद करेंगे। फिर उन्होंने बॉक्सिंग की तरह ही एक रिंग बनाई और वहां पर 2 कैमरों के साथ इस माराकूटी के धंधे को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई और उसको नाम दिया कैपिटल रेसलिंग कॉर्पोरेशन। लेकिन कुछ ही समय बाद उनको एक नया नाम सूझा और उन्होंने कैपिटल रेसलिंग कॉर्पोरेशन से अब अपनी कंपनी का नाम WWWF कर दिया, जिसका फुल फॉर्म था वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन। कान के नीचे 2 बजाने का ये खेल अब न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इतना प्रसिद्ध हो गया कि वहाँ स्कूल के बच्चे अब अपने दोस्तों पर भी WWWF के दाव लगाने लगे और उनकी इन्हीं हरकतों से उनके माँ बाप की रातों की नींदें उड़ने लगी। अपने बच्चों को पढ़ाई में दिमाग चलाने की जगह अब उनके माँ बाप उनको हाथ पैर चलाते देख रहे थे और यही चीज उनकी हार्ट बीट बढ़ा रही थी। अब हर बुधवार की रात को शाम 8 बजे बच्चे अपने माँ बाप से टीवी रिमोट छीन लेते और टकटकी लगाकर डूमॉन्ट नेटवर्क पर कुश्तीबाजी का मुकाबला देखा करते। कुछ समय बाद ये मुकाबले डूमॉन्ट नेटवर्क की जगह अब YNYW नेटवर्क पर आने लगे और अब विंसेंट ने WWWF के नाम बदलकर अब WWF कर दिया। विंसेंट मानते थे कि WWF के मालिक का काम सिर्फ बैक स्टेज में होना चाहिए और मालिक को रिंग में हो रही लड़ाइयों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इसी कारण विंसेंट कभी भी WWF रिंग में एक्शन करते नहीं दिखे। उनका ये भी मानना था कि रेसलर्स का पेशा सिर्फ रेसलिंग करना होता है और रेसलर्स को हॉलीवुड के दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं देनी चाहिए। जैसे भारत में बचपन से ही छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर सलमान खान और रणबीर कपूर बनने के सपने देखते हैं, वैसे ही अमेरिका के बच्चे बड़े होकर उस समय आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और अल पचिनो बनने के सपने देखा करते थे। और हल्क होगन भी ऐसे ही एक बालक थे। WWF में खूब सारा नाम कमाने की वजह से हल्क होगन को भी एक ऐसा ऑफर आया जो उनके बचपन के हॉलीवुड के सपने को सच करने वाला था। हल्क होगन की हल्क की तरह बॉडी को देख रॉकी 3 में उनको एक रोल का ऑफर आया और सिल्वेस्टर स्टेलोन खुद उनके पास स्क्रिप्ट लेकर आए और हल्क ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही फिल्म करने की हाँ कर दी। जब ये खुशखबरी उन्होंने विंसेंट को बताई तो उन्होंने उनको ये फिल्म करने से मना कर दिया और बोला कि तुम एक रेसलर हो और तुमको रेसलिंग करके ही जनता का मनोरंजन करना होगा। अपना हॉलीवुड का सपना चूर चूर होता देख वो आग बबूला हो गए और उन्होंने WWF छोड़कर AWA यानी अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन जाने की ठानी। 1982 में विंसेंट ने WWF अपने बेटे विंस मैकमैन के नाम कर दी और अब उन्होंने अपनी जिंदगी आराम करके बिताने की ठानी। अब WWF में एंट्री हुई विंस मैकमैन नाम के एक ऐसे हीरो की जिसने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कोने में WWF को फैला दिया। विंस ने अपने पिता विंसेंट के साथ WWF में काफी अनुभव प्राप्त किया था, लेकिन वो अपने पिता की रणनीति को सपोर्ट नहीं करते थे। उनके पास कुछ ऐसी रणनीति थी जिनको उन्होंने यूज करके धीरे धीरे WWF को $1 बिलियन कंपनी बना दिया। विंस कैसे लाए 93,000 दर्शक। विंस मैकमैन ने अपना छुरी के समान तेज दिमाग चलाया और उनके पिता की तरह सिर्फ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट अमेरिका के बाहर भी अपनी कंपनी को बिजली की गति से फैलाना शुरू कर दिया। वो AWA जैसी दूसरी संस्थाओं से बेहतरीन टैलेंट अपनी कंपनी में ले आए और WWF को सबसे लोकप्रिय बनाने की कोशिश में जुट गए। उनके पिता विंसेंट ने हल्क होगन को खोकर जो गलती की थी वो विंस ने सुधारी और 1984 में हल्क को फिर से WWE का हिस्सा बना के उन्होंने WWF को और भी ताकतवर बना दिया। हल्क अब रॉकी 3 में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के चलते रिंग के बाहर की दुनिया में भी काफी प्रसिद्ध हो गए और इसी का फायदा उठाने के लिए विंस ने उनको WWF में बुला लिया। सिर्फ हल्क होगन ही नहीं, विंस ने AEW से जिमी स्नूका, डॉन मुराको, पॉल ऑर्ंडॉफ, ग्रेग वैलेंटाइन और रिकी स्टीमबोट जैसे रेसलर्स को भी ज्यादा पैसे ऑफर किए और अपनी संस्था का हिस्सा बना लिया। अब WWF के इन सभी बड़े नामों ने पूरे देश में WWF को लोकप्रिय बनाने के लिए टूर करना शुरू कर दिया और अब जो रेसलिंग नहीं भी देखते थे उनको भी रेसलिंग में दिलचस्पी आने लगी। विंस ने फिर पॉप म्यूजिक स्टार्स को भी अपनी स्टोरी लाइंस में रखना शुरू किया और इसी वजह से WWF को MTV के प्रोग्राम्स में भी काफी प्रमोशन मिलने लगा। फिर उन्होंने 31 मार्च 1985 को लड़ाइयों का एक महाशो ऑर्गेनाइज किया और इस शो को रेसलमेनिया नाम दिया।
न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ ये पहला रेसलमेनिया दर्शकों को खूब भाया और खतरनाक माराकूटी देख दर्शकों को खूब मनोरंजन मिला। विंस मैकमैन और हल्क होगन की मेहनत अब रंग लाने लगी थी और दोनों ने ही संस्था को सबसे बड़ा बनाने के लिए अपना खून पसीना बहा दिया। फिर एनबीसी पर अपने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट नामक शो से डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने और भी नाम और पैसे कमाए, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कमाया उन्होंने अपने रेसलमेनिया 3 इवेंट से। इस इवेंट को उन्होंने एक पीपीवी इवेंट रखा और पॉन्टिएक सिल्वर डोम में 1987 में हुए इस इवेंट को देखने के लिए 93,000 से भी ज्यादा लोग वहां पहुंच गए। हल्क होगन ने इस मैच में आंद्रे द जायंट से 2-2 हाथ किए और ये शो एक सुपरहिट शो बन गया। तो बुरे फंसे विंस मैकमैन। 1992 के बाद कुछ सालों तक विंस मैकमैन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। स्टेरॉइड्स के अत्यधिक इस्तेमाल के आरोप अब ढेर सारे रेसलर्स पर लगने लगे। WWE सुपरस्टार्स खुद की बॉडी को फूला हुआ दिखाने के लिए अब काफी मात्रा में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे ये बात दुनिया तक पहुंच गई और विंस मैकमैन की बैंड बज गई। इस चक्कर में सिर्फ विंस की ही नहीं बल्कि WWF संगठन की भी रेपुटेशन पानी में मिल गई। अब विंस पर एक कोर्ट ट्रायल चला और उनको करीबन 35 करोड़ रुपए का चूना लग गया। WWF की इसी बेइज्जती के चलते हल्क होगन समेत ढेर सारे रेसलर्स अब WWF छोड़कर WCW चले गए और विंस मैकमैन अपनी बिगड़ती मानसिक हालत के चलते डिप्रेशन में आ गए। हल्क होगन के जाने के बाद अब शॉन माइकल्स, डीजल, रेजर रेमन, ब्रेट हार्ट और द अंडरटेकर जैसे कुश्तीबाजों को रिंग में अपना जलवा दिखाने का मौका मिला। स्टेरॉइड्स के इससे थोड़ा उबरने के बाद फिर 1993 में WWF ने अपना पहला मंडे नाइट रॉ एपिसोड लॉन्च किया। मंडे नाइट रॉ की ये सफलता देख अब WCW हक्का बक्का रह गई और उन्होंने भी मंडे को शाम को अब रॉ के ही समय पे उनका भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया और उसको मंडे नाइट्रो नाम दिया। मंडे नाइट्रो में भी धुआंधार लड़ाई झगड़ा देखने को मिला और ये प्रोग्राम भी ढेर सारे व्यूअर्स लाने में कामयाब हुआ। 3 सुपर विलेन मिस्टर मैकमैन। विंस मैकमैन अब मंडे नाइट रॉ को मंडे नाइट्रो से लड़ाते लड़ाते थक चुके थे और ज्यादा व्यूअरशिप की लड़ाई अब उनको मानसिक रूप से परेशान करने लगी थी। इस थकान के बाद अब विंस ने अपनी स्ट्रेटजी बदलने की ठानी और मुकाबलों में और भी ज्यादा खून खराबे करने की कोशिश की। आखिरकार उनकी स्ट्रेटजी रंग लाई और मंडे नाइट रॉ अब तेजी से मंडे नाइट्रो से मीलों दूर निकल गया। 1997 से 2002 का ये समय एटीट्यूड एरा कहलाया और विंस मैकमैन के एक से एक बेहतरीन आइडियाज लाने की वजह से बहुत तेजी से उनका बैंक बैलेंस बढ़ने लगा। इस एरा में विंस की मदद की उनके बेटे शेन मैकमैन ने, जिन्होंने WWF वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई और उनके साथ विंस रूसो ने हेड राइटर का काम संभाला और एक से एक बेहतरीन स्टोरी लाइन्स लिखी। इस एरा में विंस ने एक सुपर विलेन का किरदार भी निभाया और उनके किरदार को मिस्टर मैकमैन बोला गया। एटीट्यूड एरा में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, मैनकाइंड और वेडर जैसे योद्धाओं की एंट्री भी हुई जिनको दर्शकों ने खूब पसंद किया। 4 स्मैकडाउन का शुभारंभ। मंडे नाइट रॉ की सफलता के बाद अब बारी थी स्मैकडाउन के धमाल मचाने की। यूपीएन नेटवर्क पर 29 अप्रैल 1999 को पहला स्मैकडाउन रखा गया। विंस मैकमैन ने स्मैकडाउन के लिए थर्सडे चुना था क्योंकि थर्सडे को ही WCW का थंडर नामक प्रोग्राम भी आता था। जैसे मंडे नाइट रॉ ने मंडे नाइट्रो को पीछे छोड़ा था, अब वैसे ही विंस ने स्मैकडाउन में भी लात घूसों की वर्षा करके थंडर को भी मात देने की सोची। उनका ये सपना भी पूरा हुआ और स्मैकडाउन थर्सडे का सबसे पॉपुलर शो बन गया और अब हर इंसान थर्सडे रात को पॉपकॉर्न के पैकेट के साथ स्मैकडाउन देखने लगा। विंस की पैसों की भूख यहीं खत्म नहीं हुई, उनको अरबपति बनना था और इसीलिए उन्होंने फिर रेसलिंग के साथ साथ फुटबॉल खेल में भी कदम रखने की ठानी। उन्होंने NBC नामक टेलीविजन नेटवर्क के साथ हाथ मिलाया और 2001 में XFL नामक एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग बना डाली। लेकिन उनकी किस्मत ने फुटबॉल खेल में धोखा दे दिया और XFL की बुरी रेटिंग्स की वजह से NBC ने विंस के साथ अपना करार तोड़ दिया। विंस ने फिर कुछ समय अकेले ही XFL चलाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें फेल हो गए और उनको XFL बंद करना पड़ा। इस बुरी खबर के बाद उनके लिए एक अच्छी खबर तब आई जब उनको स्टॉक मार्केट में WWF को लिस्ट करने की अनुमति मिली। उन्होंने $172 मिलियन के शेयर्स IPO खुलते से ही बेच दिए और वो अपने अरबपति बनने के सपने के और भी करीब पहुंच गए। 5 ऐसे खरीदा WCW और ECW को। पैसा जितना भी कमा लो उतना कम होता है और विंस ने भी ज्यादा से ज्यादा पैसे बटोरने के चक्कर में WCW और ECW को भी खरीदने की सोची। विंस रेसलिंग जगत के अकेले शेर बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने WCW और ECW को WWF में मिलाने की ठानी। मंडे नाइट रॉ ने मंडे नाइट्रो का तेल निकाल दिया था और इसी वजह से WCW के मालिक टेड टर्नर की हालत खस्ता हो गई थी।
टेड अब WCW को ठीक से नहीं संभाल पा रहे थे और इसी कारण उन्होंने WCW विंस मैकमैन को बेचने का निर्णय लिया। एरिक बिशॉफ और विंस मैकमैन ने फिर WCW को खरीदने के लिए बोली लगाई और विंस की बोली ज्यादा होने की वजह से उनको WCW बेच दिया गया। फिर मार्च 2001 में विंस मैकमैन को WCW का ट्रेडमार्क, टेप लाइब्रेरी और कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल गए और उनकी बल्ले बल्ले हो गई। ये डील $7 मिलियन यानी करीबन 50 करोड़ रुपए में तय की गई थी। उसके बाद अपना दाना पानी नहीं कमाने की वजह से ECW भी बैंकरप्ट हो गई। विंस मैकमैन को एक और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दिखी और उन्होंने 2003 में ECW को भी खरीदने में 1 सेकंड की देरी नहीं की। रेसलमेनिया X7 के बाद से ही WWF में ECW और WCW के रेसलर्स भी माराकूटी करने लगे और WWF की व्यूअरशिप अब आसमान छूने लगी। 6. WWF पर WWF ने किया कोर्ट केस। 2002 में WWF नाम की 2 कंपनियां रजिस्टर्ड थी, एक विंस मैकमैन की WWF यानी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन और एक प्रिंस फिलिप की WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इसी के चलते विंस मैकमैन पर केस करने की ठानी। विंस मैकमैन ये केस हार गए और कोर्ट ने उनको उनकी कंपनी का नाम बदलने का ऑर्डर दिया। विंस ने फिर WWF का नाम बदलकर WWE कर दिया और WWE का फुल फॉर्म उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट बताया। फिर उसी साल 2002 में उन्होंने 2 अलग अलग रोस्टर्स बनाए। विंस ने 2 समूह बनाए और उनका नाम रॉ और स्मैकडाउन रख दिया और इस कंसेप्ट को उन्होंने ब्रांड एक्सटेंशन बोला। 26 मई 2006 को फिर WWE ने रॉ और स्मैकडाउन के साथ एक तीसरा ग्रुप भी बनाया और इस ग्रुप में ECW के सभी रेसलर्स को पटक दिया गया। इस तीसरे ग्रुप को 2010 तक रखा गया और फिर विंस मैकमैन ने इसका खेल खत्म कर दिया। कुछ समय बाद स्मैकडाउन को भी थर्सडे से ट्यूसडे पर शिफ्ट कर दिया और धीरे धीरे ये रेसलिंग शो टीवी पर सबसे ज्यादा TRP पाने वाला शो बन गया। 29 नवंबर 2016 को विंस मैकमैन ने क्रूजरवेट डिवीजन यानी 205 पाउंड से कम वजन के रेसलर्स के लिए एक नया शो डिजाइन किया और इस शो को WWE 205 बोला गया। उन्होंने फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज भी यूज करना शुरू कर दी। अब रेसलर्स को WWE सुपरस्टार्स बोला जाने लगा, रिटायर्ड रेसलर्स को WWE लेजेंड्स बोला जाने लगा और फैन बेस को कहा जाने लगा WWE यूनिवर्स। 7. WWE नेटवर्क ने भी मचाई धूम। 24 फरवरी 2014 को विंस मैकमैन ने 24/7 स्ट्रीमिंग लॉन्च की। इस नेटवर्क पर फैंस नए और पुराने WWE मैचेस अपने मन चाहे समय पर देख सकते थे। ये नेटवर्क लॉन्च करने के 1 साल के अंदर ही इसको 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया और विंस मैकमैन की निकल पड़ी। ये सर्विस उस समय की फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल सब्सक्रिप्शन सर्विस बन गई। मई 2014 में फिर WWE और NBC यूनिवर्सल ने एक नया करार किया और अब से रॉ और स्मैकडाउन के शोज USA नेटवर्क और सिफी पर आने लगे। फिर 13 दिसंबर 2017 को विंस मैकमैन और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने हाथ मिलाया और WWE मिक्स्ड मैच चैलेंज नामक एक सीरीज फेसबुक वॉच पर स्ट्रीम करने की ठानी। आज WWE में विंस मैकमैन को मिलाकर 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो अपनी सूझबूझ से WWE को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर दे रहे हैं। 8. कंक्लूजन। बिल गेट्स और विंस मैकमैन में एक चीज कॉमन है और वो कॉमन चीज है दोनों के पैसों को इकट्ठा करने की कला। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेचकर जहां बिल गेट्स ने $100 बिलियन छापे, वहीं लोगों के हाथ पैर तोड़कर विंस मैकमैन ने $3 बिलियन छापे। विंस मैकमैन ने WWE का धंधा शुरू कर अपने घर के आंगन में जैसे एक पैसों का पेड़ लगा लिया है। उनको कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और वो जब चाहे 2 किलो ऑडी और 10 किलो BMW शोरूम से उठा सकते हैं। सिर्फ विंस ही नहीं बल्कि उनकी बेटी स्टेफनी मैकमैन और उनके दामाद ट्रिपल एच भी आजकल पैसे जुटाने के चक्कर में पड़े हैं। जिस प्रकार गंदा पानी आने पर 30 रुपए की केन की बिक्री कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार कुश्तीबाजी की दुनिया में WWE को नंबर 1 बनाने से कोई नहीं रोक सकता। TNA, ICW और प्रोग्रेस रेसलिंग जैसी कई संस्थाएं कुश्तीबाजी जगत में WWE को हराने का सपना लेकर आई, लेकिन इन सभी संस्थाओं को हार का मुंह देखना पड़ा और ये फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अदरक ही वो कारण है जो चाय को असली चाय बनाता है और विंस मैकमैन ही है जो WWE को आज कुश्तीबाजी की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा बनाए हुए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो सालों साल तक हम सबको एंटरटेन करते रहेंगे। आपकी विंस के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट